हाय गाइस। तो हम सभी लोगों ने लास्ट कुछ सालों में इंडिया के अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पे फोकस के चलते इंडिया की डिफेंस सेक्टर कंपनीज में एक मैसिव अप ट्रेंड की शुरुआत देखी। और उस ड्यूरेशन में काफी सारे एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि ये इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री की एक मल्टी ईयर टेलविंड की स्टार्टिंग का एक इंडिकेशन है। पर उसके बाद जो लास्ट 1 ईयर में इंडिया के मार्केट में जो हमें कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला है, इस ड्यूरेशन में काफी सारी डिफेंस सेक्टर कंपनीज के भी जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छे और डिसेंट लेवल पे करेक्ट हुए हैं। और जो पहले डिस्कशंस इन्वेस्टर्स के अमंग और इवन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हुआ करते थे, वो आज के टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। और लोग ये अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि इंडियन इंडस्ट्री में जो डिफेंस का अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था वो अब स्टॉप हो चुका है। बट डू यू नो कि जब भी किसी इंडस्ट्री में इस तरीके की अप साइकिल की शुरुआत होती है तो वो अप साइकिल का फेज आपको सालों तक कंटिन्यू देखने को मिलता है। और केवल वो 1 या 2 साल का नहीं होता। और उस सालों तक कंटिन्यू फेज में बीच बीच में आपको इस तरीके से वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन के फेज देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरीके से हेल्दी करेक्शन माना जाता है उस इंडस्ट्री के लिए, जहां पर उस कंपनी से केस में जो ओवर हीटिंग हो रखी होती है वो वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो जाती है। और कुछ इसी तरीके का हेल्दी करेक्शन आज के टाइम हमें इंडिया के डिफेंस सेक्टर कंपनीज में देखने को मिल रहा है। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह सकता हूँ बिकॉज इसके साइंस भी आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। जहां पर सबसे पहले अगर आप एफ का डेटा देखो तो जहां पर लास्ट 1 ईयर में इंडिया में एफ ने कंटिन्यूसली ऑल द मेजर सेक्टर्स में काफी हैवी सेलिंग की है। वहीं इसके अगेंस्ट जो इंडिया की टॉप डिफेंस सेक्टर कंपनीज है और डिफेंस सेक्टर में जो नीश और इंपॉर्टेंट कंपनीज है उनमें उन्होंने लास्ट 1 ईयर में कंटिन्यूस बेसिस पे अपने स्टेक्स को इंक्रीज किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इंडिया का भी फोकस देखो अपने डिफेंस सेक्टर पे, जो लास्ट 3 to 4 ईयर्स बैक इंडिया ने अपने डिफेंस बजट में काफी ज्यादा एलोकेशन स्टार्ट कर दिया था बढ़ाना, वो डिफेंस एलोकेशन हर साल के यूनियन बजट में कंटिन्यूसली अभी भी बढ़ता जा रहा है। और अगर आप कंपनीज की ऑर्डर बुक्स की बात करोगे इन द डिफेंस सेक्टर, तो आज कंपनी के पास 4 to 8 टाइम्स की ऑर्डर बुक है उनके टोटल ईयरली रेवेन्यू के। यानी उनके केस में उनको एक मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी भी देखने को मिल रही है। और ये इस चीज का इंडिकेशन है कि इंडिया के केस में जो डिफेंस सेक्टर के मल्टी ईयर टेलविंड के बारे में हम बात कर रहे थे वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। प्लस जिस पूरी ड्यूरेशन में जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, इसके बाद इंडिया के केस में एक बहुत बड़ा बूस्ट ये मिला है कि इंडिया के जो इंडिजीनियस वेपन्स हैं लाइक ब्रह्मोस मिसाइल हो गई या फिर पिनाका मिसाइल हो गई, इसका एक लाइव टेस्ट ओवरऑल वर्ल्ड को मिला, जिस वजह से इनके रिलेटेड डिस्कशंस और जो ऑर्डर्स हैं वो भी इंडिया को आज के टाइम मिलने लगे हैं, जिससे इनको बनाने वाली कंपनीज को काफी ज्यादा ऑर्डर्स आज के टाइम इनफ्लो हो रहे हैं। प्लस इंडिया को इस पूरी जो ऑपरेशन है इसमें ये रियलाइजेशन हुआ कि जो यूएवीज होते हैं यानी अनमैन आर्म्ड व्हीकल्स, जिनमें एक्चुअली केवल एक रोबोटिक ड्रोन सारे अटैक्स वगैरह करता है, इनका जो यूज है वो आने वाले फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इंडिया ने भी इन पे जो फोकस है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और इनके रिलेटेड जो कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही हैं उनकी भी जो ऑर्डर्स हैं वो काफी ज्यादा इस ड्यूरेशन में बढ़ गए हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में अगेन हम बात करेंगे। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन इन इंडस्ट्री और कौन सी कंपनीज एक्चुअली में से सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेंगी, आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के टाइम इंडियन गवर्नमेंट फर्दर इस पूरी डिफेंस सेक्टर के पुश के लिए कौन सी नई पॉलिसीज ला रही है और उससे ग्राउंड लेवल पे हमारी इस पूरी इंडस्ट्री को किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में एक डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को एनालाइज करते वक्त उनके बिजनेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या फिर फैक्टर्स हमें देखने होते हैं और उनके वैल्यूएशन में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने होते हैं। बिकॉज अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करोगे ना तो ये बाकी सारी बिजनेस से काफी ज्यादा अलग होता है। एंड द रीजन इज, इसमें जो मेजोरिटी ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलते हैं। और गवर्नमेंट के केस में कई बार जो ऑर्डर्स होते हैं वो कैंसिल भी हो जाते हैं, या फिर ऑर्डर डिलीवर होने के बाद भी जो पेमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा पॉलिसीज की वजह से डिले हो जाते हैं। तो क्या उन कंपनीज के केस में वो ऐसी कोई सिचुएशन तो फेस नहीं कर रही जो कि उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है, ये हमें देखना होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और थर्डली हम इन मेजर कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि इस पूरी सेगमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कर रही हैं। प्लस जो मैंने अब आपसे बात करी कि इसमें न्यू एज वेपन्स लाइक हमारे जो ड्रोन्स आ रहे हैं और जो मिसाइल्स आ रही हैं वो कौन सी कंपनी इन सेगमेंट में वर्क कर रही हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, अ क्विक डिस्क्लेमर। इस पूरे वीडियो की ड्यूरेशन में जिन भी कंपनीज वगैरह के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, प्लीज उसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। उसको हम केवल एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। आपको फर्दर अपनी ही एनालिसिस करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके उन कंपनी से बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट पे डिस्कशन से, जहां पर हम इस पूरी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में फर्दर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को बिल्डअप कर रहे हैं। तो अगर आप पॉलिसीज पे जाओ तो इसमें सबसे पहली जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया के जो डोमेस्टिक स्पेस में वर्क करने वाली कंपनी इन द डिफेंस स्पेस, उनका जो डिमांड है और उनकी जो बिजनेस है उनको बिल्डअप करने का काम कर रही है। जहाँ पर यूनियन बजट FY 26 में जो 6.81 लाख करोड़ का पूरा ही डिफेंस एलोकेशन किया गया,
उसमें से जितना पोर्शन जो हमारे वेपन्स है उनके मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया गया, उस बजट में से 75% जो पैसा है वो एलोकेट किया गया इंडिया की डिफेंस सेक्टर की डोमेस्टिक कंपनीज पे, जो कि डोमेस्टिकली इन सारे वेपन्स को बना रही हैं। जिससे इंडिया की डिफेंस सेक्टर की जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनके केस में जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो हमें देखने को मिल रही है, और उनकी जो ऑर्डर बुक भी है वो आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। और इससे एक फ़ायदा और है कि जो हमारे सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट आ रहे थे, यानी काफ़ी सारे इंडिया के जो डिफेंस वेपन्स वगैरह हैं उनका कोई पार्ट यूएस से आ रहा है या फिर कोई रशिया से आ रहा है, तो उसके केस में कई बार उन ऑर्डर के डिले होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग देखना पड़ रहा था, वो इस चीज़ से खत्म हो जाएगा। सेकंड थिंग व्हाट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन इज़ कि उन्होंने प्रोक्योरमेंट रूल निकाले हैं, जो कि सबसे पहले इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फोकस करते हैं और उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं। जहाँ पर उन्होंने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर कुछ ऐसी रूल बुक निकाले हैं कि जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया को जो भी सारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड पार्ट्स या फिर सारे इक्विपमेंट चाहिए, उन सारे इक्विपमेंट्स को बाय करने के लिए पहले प्रायोरिटी दी जाएगी इंडियन कंपनीज को, और फिर इंडियन कंपनीज के पास अगर वो कैपेसिटी नहीं होगी डेवलप करने की या फिर डिलीवर करने की, फिर इंडिया के बाहर उनको देखा जाएगा। इसके साथ ही इंडिया के इनोवेशन और लीजिंग पे जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। और ऐसे में इंडिया पे जो भी सारी कंपनीज अगर मान के चलिए कोई नया वेपन या फिर कोई ड्रोन नया बनाता है, उनके केस में पहले जहाँ उनको ऑर्डर मिलने में सेवरल ईयर्स का टाइम लग जाता था, अब इस फास्ट ट्रैक मेथड के चलते उस पूरी कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है, और विद इन 22 वीक्स के अंदर उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है। और इवन इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट बनाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारी जो नई नई कंपनीज हैं और जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया के डिफेंस सेक्टर पे आने पे फोकस करेंगे, और उनको फास्टर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे विथ फ्यूअर डिलेज। थर्डली जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है वो है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट प्लस रीजन प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है? अब इस पूरी पीआईएल लिस्ट में इंडिया ने उन सारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड पार्ट्स को मेंशन किया है जो कि इंडिया अभी बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, और इंडिया चाहता है कि इंडियन कंपनीज उन सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इन हाउस बनाए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक रीजनल पोर्टल भी रिलीज किया है जो कि एक ऑनलाइन डेटाबेस है, जो कि इनको ये बताता है कि इनमें से कितने जो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी डेवलप होने लगे हैं इंडिया में, और कौन सी कंपनीज वगैरह उनको सप्लाई कर रही हैं। अब एज ऑफ नाउ फरवरी 2025 में इस पूरी ही लिस्ट में एटलीस्ट 38,000 जो आइटम्स है वो हमें लिस्टेड देखने को मिल रहे थे, जिन ऑलरेडी आइटम्स में से 14,000 से भी जो ज़्यादा आइटम्स हैं वो इंडियन कंपनीज बनाना शुरू भी कर चुकी हैं। बिकॉज आज के टाइम इस रेडी टू मेड लिस्ट में से इंडियन कंपनीज को एक क्लैरिटी है कि हाँ भाई इन सारी पार्ट्स का डेवलपमेंट अभी इंडिया में होना है, तो इन पे उनको फोकस करना है। और इससे जो टीयर 2 और टीयर 3 कंपनीज भी हैं वो अपनी जो सप्लाई चेन है उन पूरी सप्लाई चेन में इन पार्ट्स पे काफी ज्यादा फोकस कर रही हैं, और इंडिया सेल्फ रिलायंट बन रहा है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने एफडीआई लिबरेशन पे भी काफी ज्यादा काम किया है, जहां पर इससे पहले कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में आ सकता था उस पर काफी ज्यादा लिमिटेशंस थी, और एफडीआई की इन्वेस्टमेंट पे भी काफी सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। पर इस पूरे रूल के बाद आज के टाइम ये जो पूरे एफडीआई का रूल है उसको काफी ज्यादा ईज आउट कर दिया गया है, जहां पर आज के टाइम जो सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर फर्म्स है वो इंडियन डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड इवन प्राइवेट कंपनीज में 74% तक की ओनरशिप ले सकती हैं, और ऑटोमेटिकली यानी विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल उनको हेस्टी पेपर वर्क में नहीं फंसा रहना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या कि इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनके पास कैपिटल की शॉर्टेज नहीं रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पेंड करके अपने इंडिजिनियस डेवलपमेंट पे काम कर पाएंगे। और इससे हुआ क्या है कि इंडिया ने ग्लोबली बोइंग, एयरबस एंड लॉकहीड मार्टिन जैसी जो कंपनीज है उनकी जो फैक्ट्रीज हैं आज के टाइम इंडिया में सेटअप होने की बात हो रही है, और काफ़ी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल वर्कफोर्स की भी जो जॉब्स है वो इंडिया में से सेटअप हो रही हैं, और इंडिया के पास काफ़ी सारा जो पैसा है इन द डिफेंस सेक्टर वो इनफ्लो हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग ऑन विच द गवर्नमेंट हैज वर्कड इज अ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब इसके अंदर इन्होंने दो बिग इंडिया के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कॉरिडोर बनाए हैं, वन इन उत्तर प्रदेश एंड वन इन तमिलनाडु। इन कॉरिडोर्स के अंदर उन्होंने इंडिया में जो डिफेंस सेक्टर में वर्क करने वाली कंपनीज है उनको लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्सेस से रिलेटेड जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया है। इससे हुआ क्या है कि इस पूरी लिबरेशन के चलते यानी इस पूरी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चलते जो इस सेक्टर में फरवरी 2025 के बाद से ऑलरेडी 8,600 करोड़ से भी ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट आ चुका है ऐसी कंपनीज में जो प्राइवेट सेक्टर में जो डिफेंस सेक्टर है उसमें वर्क करती हैं। बस इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 250 से भी ज़्यादा पार्टनरशिप हो चुकी है और डिफरेंट एमओयूज की, एंड पोटेंशियल है कि ये जो पूरा डिफेंस एलोकेशन बाहर से आ रहा है और जो पैसा इस सेक्टर में आ रहा है इसका जो पोटेंशियल है 53,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और ये इसीलिए मैटर करता है बिकॉज इस पूरी डेवलपमेंट से इंडिया की जो इंडिजिनियस सप्लाई चेन है ऑफ डिफेंस सेक्टर वो बढ़ेगी, प्लस जो कॉस्ट इंडिया को पड़ता है ऑफ मेकिंग दीज वेपन्स वो भी रिड्यूस होगा। एंड इसके बाद लास्टली हमारी गवर्नमेंट रिसेंटली एक्सपोर्ट्स पे भी काफी ज्यादा पुश देने लगी है, और खासकर जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद इंडिया के जो एक्सपोर्ट सेक्टर है इसमें भी काफी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है।
अब एक्सपोर्ट्स की डिमांड से क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए इंडिया में एज़ ऑफ नाउ हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वही काफ़ी ज़्यादा है। पर जब किसी इंडस्ट्री में फॉरेन एक्सपोर्ट्स की भी डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे में मान के चलिए आज के टाइम कोई डिफेंस कंपनी है, जो कि इंडिया की डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई कंपोनेंट बनाती है। अब वो कंपोनेंट्स के रिलेटेड क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, तो मान के चलते वो अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करेंगे। बट कल को हो सकता है उस पर्टिकुलर जो पार्ट या फिर कोई इक्विपमेंट है, उसके रिलेटेड 1 से 2 साल इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर हो, उसको डिमांड ना आए। ऐसे में उस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, उस पर ही हैम्पर हो सकता है। बट ऐसे में अगर कंपनी ऑलरेडी फॉरेन बेस अपना बना लेगी डिमांड का, तो उनका जो एक डिमांड है, उसका जो फ्लो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। प्लस जो फॉरेन सप्लाई करते हैं उन सारे इक्विपमेंट्स को, उनसे जो उनके मार्जिन्स है, वो भी इंप्रूव होंगे। जिसमें ऑलरेडी इंडियन कंपनीज के जो मार्जिन्स है, पिछले 1 से 2 सालों में हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। प्लस इंडियन एक्सपोर्ट नंबर्स की अगर आप बात करो, तो दे हैव रीच्ड टू 23,622 करोड़ इन FY 25, जो कि 34 टाइम्स हायर है बिटवीन द 2013 टू 2014 के लेवल से। और ये टारगेट किया जा रहा है कि 2029 तक ये जो पूरा नंबर है 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाएगा, यानी यहाँ से भी डबल नंबर्स की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अब इन सारी डेवलपमेंट से फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो इंडिया के केस में जो स्ट्रक्चरल डिमांड है और जो लोकलाइजेशन है उस पर फोकस होगा, जहाँ पर 75% जो मॉडर्नाइजेशन स्पेंड किया जाएगा वो डोमेस्टिक कंपनीज पे किया जाएगा, जिससे इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनकी हाई ऑर्डर बुक आज के टाइम हो चुकी है। प्लस उन ऑर्डर बुक के साथ साथ जो इस पूरी सेक्टर में रेवेन्यू ग्रोथ देखी जा रही है, वो 15 to 17% की देखी जा रही है टिल FY 26। एंड रोबस्ट ऑर्डर बुक के साथ साथ इन कंपनीज के केस में जो मार्जिन है वो भी ये मेंटेन कर पा रहे हैं और एक हाई रनवे ऑफ ग्रोथ देखा जा रहा है। इसके साथ ही फास्टर कन्वर्जन एंड वाइडर वेंडर बेस देखा जा रहा है, बिकॉज क्योंकि काफ़ी सारी, जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट्स वगैरह की लिस्ट आज के टाइम ऑनलाइन हो चुकी है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। तो काफ़ी सारी कंपनी एक साथ इन सारे पार्ट्स को बना रही हैं, जिससे जो काफ़ी ज़्यादा फोकस होता था कि इन पार्ट्स से रिलेटेड हमें यूएस या फिर रशिया पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, वो डिपेंडेंसी भी आज के टाइम कम होती जा रही है। एक्सपोर्ट फोकस के चलते आज के टाइम इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो 43% से रेज हो गया है पिछले ईयर कंपेरिजन में FY 25। और सिग्नलिंग कैपेसिटी एक्सेप्टेंस एंड एक्सपोर्ट जनरेशन कैरी बेटर प्राइसिंग। लास्टली अगर आप कैपिटल एंड टेक इन्फ्लो की बात करो, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉकहिड मार्टिन और काफ़ी सारी बोइंग जैसी कंपनीज आज के टाइम इंडिया में FDI के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, प्लस अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है वो भी इंडिया में बना रही हैं। तो ओवरऑल इस पूरी सेक्टर में अभी जो ये टेलविंड की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो टेलविंड्स है ये अभी केवल स्टार्ट ही हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहने वाला है। अब इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि इस पूरी इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं, उनको एनालाइज करते वक्त उनके बिजनेस में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और वैल्यूएशन वाले फैक्टर्स हमें देखने चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस पूरी सेगमेंट को आपको डिटेल में समझना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए डिफेंस सेक्टर, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी सारी इंडस्ट्रीज से, बिकॉज इसके केस में जो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको गवर्नमेंट कंपनी से देखने को मिलेंगे, जिनके ऑर्डर्स पर डिले हमें देखने को मिल सकता है और पेंडिंग वगैरह जो पेमेंट्स है वो देखने को मिल सकते हैं, जिससे कंपनी के केस में जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लिची रह सकता है। तो ऐसे केस में आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सेकेंडली ये चीज़ें देखना इसीलिए भी ज़रूरी है कि हो सकता है कि आज के टाइम जिस कंपनी को काफ़ी सारे डिफेंस ऑर्डर मिल रहे हैं, उनके केस में वो ज़्यादा R&D पे फोकस नहीं कर रहे हैं और जो इक्विपमेंट्स वो बना रहे हैं वो आउटडेटेड हो जाए, तो अचानक से उनके केस में जो ऑर्डर बुक है उनकी विजिबिलिटी आपको कम देखने को मिले और वो स्टॉक प्राइस जो आज के टाइम बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है किसी पॉपुलर डिफेंस सेक्टर की कंपनी का, वो आपको वैल्यू जैसा लगे, बट एक्चुअली में वो एक वैल्यू ट्रैप हो। और आज के टाइम कई सारे ऐसे केसेस हो भी रहे हैं और रीज़न सिंपल सा है कि लोग ज़्यादातर केसेस में डिफेंस सेक्टर की कंपनीज में केवल ऑर्डर बुक को देखते हैं और ये नहीं देखते कि उनके एग्जीक्यूशन में कितने ज़्यादा बैकलॉग्स डेवलप हो रहे हैं और इससे कंपनी के बिजनेस को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इसके केस में सबसे पहले आपको यहाँ पर जब भी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी को देखो, तो फोकस यहाँ पर ये करिए कि केवल आपको ये नहीं देखना है कि वो कंपनी कितने सारे नए नए इक्विपमेंट्स बना रही है या फिर नए प्रोडक्ट्स बनाने के कितने ज़्यादा उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, बल्कि आपको ऐसी कंपनीज पे ही फोकस करना है जो कि ऑलरेडी जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनके अपग्रेडेशन पे काम कर रहे हैं या फिर उनके मेंटेनेंस पे फोकस करते हैं। बिकॉज इसके केस में जो रेवेन्यू की कंसिस्टेंसी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बिकॉज एक कंपनी अगर कोई डिफेंस में अपग्रेड कर रही है या फिर डिफेंस में प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रही है, मेंटेन कर रही है, तो उनके केस में एक सेट टाइम में वो चीज़ वो करके प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे रेवेन्यू में विजिबिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है और एग्जीक्यूशन टाइम उनका फिक्स रहता है। वहीं ऐसी कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट R&D में डेवलप कर रही है, तो उसके केस में आप कई बार ऑर्डर डिलीवरी में जो टाइम है वो एक्सटेंड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स आपको पूरी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज के बिजनेस सेगमेंट में देखने हैं, उनमें सबसे पहला हमारा पॉइंट तो ऑर्डर बुक ही आ जाता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ऑर्डर बुक के साथ साथ हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी भी देखनी होती है कि कितने साल की उनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए।
सेकेंडली हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स और उस कंपनी की एफिशिएंसी पे वर्क करेंगे कि टाइम के साथ उनको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे उनकी एफिशिएंसी डेवलप हो रही है या नहीं। और फाइनेंशियल मैट्रिक्स में एबिटा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन और कई सारे जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनको हम देखेंगे। थर्ड, एक इंपॉर्टेंट बिजनेस और वैल्यूएशन फैक्टर आ जाता है उनके प्रोडक्ट का एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इस केस में जैसा मैंने आपको बताया कि कई कंपनीज के केस में उनको ऑर्डर्स तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, पर उनको कैपेसिटी इनफ ना होने की वजह से उनके कई बार एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि क्या उनका जो एग्जीक्यूशन है वो ज़्यादा डिले तो नहीं हो रहा। और इस चीज़ को चेक करने के लिए एक मैट्रिक होती है जिसको हम बोलते हैं बुक टू बिल रेशियो। इससे केस में ये हमें बताता है कि ऑर्डर बुक जिनको रिसीव हो रहा है उसके अगेंस्ट उनका रेवेन्यू रिकग्नाइज कितना हो रहा है। तो ऐसे में अगर किसी कंपनी का एग्जीक्यूशन टाइम में ये जो बुक टू बिल रेशियो है ये बढ़ता जाए, तो इस केस में आपको ये ज़रूर देखना है कि उस बुक टू बिल रेशियो के बढ़ने के पीछे का एक्चुअल जो रीज़न है वो क्या है। और अगर वो रीज़न कोई ऐसा रीज़न है जिस पे कंपनी वर्क नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कंपनी की उतनी कैपेसिटी ना हो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की, तो क्या कंपनी उसके अगेंस्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है या नहीं, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट उस चीज़ को एड्रेस करके इन्वेंट्री टर्न अराउंड टाइम को फर्दर कम करने पे फोकस कर रहे हैं या नहीं, इस पे हमें फोकस कर देखना है। तो फोर्थली हमें टेक्नोलॉजी एंड आर&डी पे फोकस को देखना है कि एक कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी और आर&डी वाले सेगमेंट पे लगातार एक कंसिस्टेंट अमाउंट अपना जो रेवेन्यू या फिर जो बजट है उसको स्पेंड कर रही है कि नहीं। ये देखना इसीलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी कई सारी कंपनीज रहेंगी जो मान के चलिए आज डिफेंस सेक्टर के किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बना रही हैं। हो सकता है उससे बेटर इंस्ट्रूमेंट कल को आ जाए। ऐसे में वो कॉन्स्टेंटली अगर अपने आर&डी पे स्पेंड नहीं कर रही है कुछ पोर्शन, तो कई बार वो आउटडेटेड हो सकती है। जो और ऑर्डर बुक की जो विजिबिलिटी आज गवर्नमेंट के केस में उनको देखने को मिल सकती है, अचानक से हो सकता है कल को वो कम हो जाए। तो ये रिस्क हमेशा आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। फिफ्थली हमें पॉलिसी एंड मैक्रो अलाइनमेंट को देखना है कि गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी और मैक्रोज जो सपोर्ट है वो उस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो ग्रोथ है वो आपको नॉर्मल जो अदर डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है उनसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और लास्टली आपको एक्सपोर्ट ग्रोथ और ग्लोबल पोजीशनिंग पे भी देखना है कि क्या वो कंपनीज एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रही हैं कि नहीं। जैसे कि आज के टाइम कई सारी ब्रह्मोस बनाने वाली जो कंपनीज हैं, पिनाका मिसाइल वाली, और जो यूएवीज बनाने वाली कंपनीज है, उनको डिफेंस के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज के केस में जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है और जो बिजनेस है उसकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी आपको एनालाइज करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद फाइनली अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट पे हम आते हैं, जहाँ पर इस डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि डिफेंस सेक्टर के काफ़ी नीश और इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पे भी वर्क कर रही हैं और आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ में काफ़ी अच्छा अपसाइड हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और इस लिस्ट में जो हमारी सबसे पहले कंपनी आती है वो आती है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये एक वेल नोन कंपनी है और ये एक PSU है जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। अब इस कंपनी की इतने बड़े साइज और काफी पॉपुलर होने की वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स का एक अजम्पशन इस कंपनी को लेकर बिल्ड हो चुका है कि बिकॉज कंपनी का ऑलरेडी इतना बड़ा साइज हो चुका है तो इसके केस में फ्यूचर में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो हमें इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। पर क्यों ये एक बहुत रॉन्ग अजम्पशन है, इसके बारे में वीडियो के आने वाले जो हम सेगमेंट्स है उसमें डिस्कस करेंगे। पर बिफोर मैं आपको और कंपनी की बिजनेस के बारे में बताऊं, तो ये कंपनी इंडिया के जो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनको डिजाइन करती है, प्लस एयरक्राफ्ट के जो इंजन और पार्ट्स हैं उन सेगमेंट से वर्क करती है। जहाँ पर इसकी ओवरऑल रेवेन्यू का ब्रेकडाउन अगर आप देखो तो इस कंपनी का 24% जो रेवेन्यू है बिजनेस है वो फोकस्ड है नए एयरक्राफ्ट बनाने पे या फिर नए इंजन वगैरह बनाने पे, और बाकी के 70% का जो रेवेन्यू है वो फोकस्ड है एयरक्राफ्ट के रिपेयर्स, अपग्रेडेशन पे और मेंटेनेंस वाले सेगमेंट्स पे। और बाकी का जो बचा हुआ रेस्ट वाला 6% सेगमेंट आता है वो R&D पे फोकस्ड है। अब बिफोर हम कंपनी के बिजनेस के डेप्थ में जाएं उससे पहले मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स और ओवरऑल उनके जो नंबर्स है उनका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसके लिए हम स्कैनेक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बेसिक फाइनेंशियल्स को चेक करें तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है ओवरऑल उसने 4% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी लास्ट 1 ईयर में कंपनी की परफॉर्मेंस हमें ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिली है। अब ऐसा क्यों है ये भी हम आगे देखेंगे। पर उससे पहले अगर आप कंपनी के मार्केट कैप को देखोगे तो ये 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है जैसे हमने डिस्कस किया था, और पी रेशो 36 का है। और मैं आपको बता दूं डिफेंस सेक्टर की कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो पी है वो एक हायर साइड पे ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर अदर फैक्टर्स अगर आप देखो तो डिविडेंड यील्ड 0.87 का है, और कंपनी के केस में अगर डेट देखो तो डेट जैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इंडस्ट्री पी की कंपैरिजन में कंपनी का जो करंट पी है वो अभी भी एक हमें नॉर्मलाइज साइड में देखने को मिल रहा है। अगर आप एनालिस्ट की फोरकास्ट की बात करो तो इस कंपनी को ऑलमोस्ट 20 एनालिस्ट कवर करते हैं, जिसमें 75% एनालिस्ट इसको बाइंग की रेटिंग देते हैं, 15% होल्ड की, और 10% जो एनालिस्ट है उसको सेल की रेटिंग देते हैं। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो एनालिस्ट की रेटिंग है ये केवल आपको एक आइडिया देने के लिए, आपको केवल इस रेटिंग के बेसिस पे कोई बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज ये गलत भी हो सकती है आगे चल के। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप फोरकास्ट की बात करो तो एबिटा के केस में आप देख सकते हो
कि कंपनी का जो एक्चुअल फोरकास्ट है वो यहाँ से यानी जून के क्वार्टर से सितंबर और दिसंबर में फ्लैट एज्यूम किया जा रहा है, पर उसके बाद से इस फोरकास्ट में अचानक से हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। और ये केवल एबिटा के केस में नहीं है, बल्कि आप अर्निंग पर शेयर के केस में देखोगे तो उसमें भी आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि दिसंबर 2025 के बाद अर्निंग्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। और सेम आपको जो नेट इनकम है उसके केस में एक्सपेक्ट की जा रही है कि दिसंबर के 2025 के क्वार्टर के बाद से इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब ये नंबर्स आपको हर एक चीज़ में इसलिए सिमिलर देखने को मिल रहे हैं बिकॉज कंपनी के रिलेटेड दिसंबर मंथ में कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब कंपनी के बिजनेस की डिटेल में हम जो इन्वेस्टर ट्रांसक्रिप्ट है उस पर जाएंगे। बट बिफोर दैट अगर हम कंपनी के प्राइस की बात करें, नहीं स्टॉक प्राइस, तो यहाँ से कंपनी केस में एक अपसाइड एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन द हाई और मीन केस, और लो केस में यहाँ से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ से फॉल भी हो सकता है। रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करोगे तो अगेन रेवेन्यू यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द मार्च क्वार्टर स्पेशली। अदर फैक्टर्स की अगर आप बात करो जैसे कि ग्रोथ नंबर्स, तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी रेवेन्यू में ऐसी कुछ खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। ओनली 3.9% की रेवेन्यू ग्रोथ, नेट इनकम में ग्रोथ केवल 9%, कैश फ्लोज की 65% और आरओसी और आरओई के नंबर लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। एनुअलाइज बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी केस में आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू जो पहले स्पीड से बढ़ रहे थे उनमें थोड़ा स्लो डाउन आया है, बट अभी भी ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़े फॉल हुए हैं, जो कि 31% से 29% पे आ गए हैं, बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट में आपको कंपनी के ऐसा कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। बट प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी क्वार्टरली बेसिस पे, जहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे जून की जो नंबर्स है कंपनी में एक काफ़ी अच्छा हमें फॉल देखने को मिल गया था, जहाँ पर उससे पहले बीच में भी कंपनी के जो नंबर्स हैं जून 2024 सितंबर में, उसमें भी एक स्टेगनेशन देखने को मिला। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा कंपनी की इन्वेस्टर ट्रांसक्रिप्ट पे, और इसी में आपको रीज़न मिल जाएगा क्यों दिसंबर के मंथ के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी की नेट इनकम और एबिटा वगैरह ग्रो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने साफ मेंशन किया है कि कंपनी के केस में ये जो रेवेन्यू में हमें स्लगिशनेस देखने को मिली है लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में, इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है कि कंपनी को उनके जो इंजन्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं उनसे रिलेटेड 2 सेट ऑफ इंजन्स मिलने थे, जिसमें सबसे पहले इंजन का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्क 1। और मार्क 1 के केस में जो जी इंजन्स इनको डिलीवर होने थे, उन इंजन्स की डिलीवरी में जो जहाँ से इनको डिलीवर होने थे वहाँ से हॉल्ट लग गया, और उसकी हॉल्ट की वजह से कंपनी जो एयरक्राफ्ट अपने बनाने वाली थी उस रेवेन्यू का रियलाइजेशन इनको नहीं मिला, जहाँ पर जो इंजन्स थे 12 इंजन्स को कैलेंडर ईयर में जो मिलने थे वो नहीं मिले। बट यहाँ पर कंपनी से जब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला है कि जिन इंजन्स पे डिलीवरी में जो हॉल्ट लगा था उनमें से जो 12 इंजन्स थी उसमें से एक इंजन तो उनको मिल गया था, पर जो मोर 11 इंजन्स है वो इस साल के एंड तक आ जाएंगे, यानी दिसंबर 2025 तक। और जैसे ही वो आएंगे तो ऑलरेडी बिकॉज बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ है इनलाइन है, तो आपको तुरंत ही कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके रीज़न की आपने यहाँ पर देखा कि नेट इनकम में आपको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, और बाकी एबिटा भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि दिसंबर 2025 के बाद से ग्रो करेंगे। प्लस इसके अलावा कंपनी को एक LCA मार्क 2 इंजन भी मिलना था, जो कि अगेन जीई से ही मिलना था। इसके रिगार्डिंग भी जब कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि इसकी जो डिलीवरी है वो ऑन पॉइंट है, और ये हमें फर्स्ट जो क्वार्टर रहेगा अगला फाइनेंशियल ईयर का उस तक वो देखने को मिल जाएंगे। और यही रीज़न है कि मार्च के क्वार्टर जो पहला रहेगा उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रेवेन्यू वगैरह है उसमें काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ना अब इसके बाद मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दिखाता हूँ जो आपको बताएगा कि क्यों मैं ये कह रहा था कि अभी HAL के केस में जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव जो ग्रोथ है उसका स्कोप बाकी है। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस की फर्दर डिटेल्स देखो तो इसमें सबसे पहले अगर हम ऑर्डर बुक एंड विजिबिलिटी की बात करें इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो कंपनी के पास एज ऑफ मार्च 2025 1.89 लाख करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जो कि उनकी टोटल रेवेन्यू जो उनकी ईयरली रेवेन्यू है उसके 6 टाइम से भी ज़्यादा है। जिसमें से अगर आप बात करो व्हाट फिल्ड देयर ऑर्डर बुक, तो इनके केस में जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं जिसको कि 156 LCH भी बोलते हैं, इसके ही ऑर्डर कंपनी के पास 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। इसके अलावा इनके जो इंजन्स हैं जिसको कि AL31FP इंजन बोला जा रहा है, उनको 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसके ऑर्डर्स मिले हैं। प्लस अदर ऑर्डर्स को मिले 13,000 करोड़ के, जो कि 12 SU ऑर्डर्स हैं जिसके बारे में बात करी थी। अब बात करोगे पाइपलाइन में नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स की, तो मैनेजमेंट गाइडेंस ये देता है कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में कंपनी के पास 1 लाख करोड़ के फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स और फर्दर ऐड होंगे, जिसमें से 97 एडिशनल इनके पास ऑर्डर ऐड होंगे, जिसमें न्यू ऑर्डर्स भी होंगे, प्लस जो एडिशनल उनके सिस्टम्स हैं और जो हेलीकॉप्टर्स या फिर जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनकी अपग्रेडेशन भी इन्वॉल्व होगा। प्लस 20,000 करोड़ का इनका ROH भी होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप एग्जीक्यूशन की बात करो
कि भाई चलो इतने सारे ऑर्डर्स तो मिल गए, पर जैसा मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन कैसा है वो भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन की अगर आप बात करो तो एग्जीक्यूशन के केस में कंपनी के पास, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो रीसेंट बैकलॉग कंपनी का हुआ था, वो डिलीवरी की वजह से हुआ था कि जो उनके 12 इंजन है उनका टाइमली डिलीवरी नहीं हुआ था, पर वो दिसंबर तक हो जाएंगे। पर इन ऑर्डर की फर्दर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी 14,000 से लेके 15,000 का केपेक्स कर रही है, जो कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में कंपनी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें फाइटर, ट्रेनर, हेलीकॉप्टर इंजन और काफी सारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो लाइनअप्स है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। अब इस कंपनी के केस में अगर आप बुक टू बिल रेशियो देखो तो वो आपको 7.9 टाइम्स का देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। पर इसके रीजंस क्यों इतने ज्यादा ये है, इसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बिकॉज ये एक अनयूजुअल केस था और उसमें कंपनी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो कि अभी सॉल्व भी हो जाएगा। अब इसके बाद हमारी इस लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज, और ये काफी इंटरेस्टिंग केस है बिकॉज इस कंपनी के केस में एक इंडस्ट्रियल टू डिफेंस शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर अभी से कुछ साल पहले तक ये कंपनी एक्सप्लोजिव बनाती थी फॉर माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और इसके बाद बहुत ही कम सेगमेंट इनका जो बिजनेस का था वो डिफेंस सेक्टर पर रिलेटेड था, जहाँ पर डिफेंस सेक्टर के लिए RDX, TNT और HMX जैसे जो एक्सप्लोजिव है वो बनाती थी, जो कि हमारी डिफरेंट मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल में यूज आता है, प्लस हमारे हैंड ग्रेनेड्स वगैरह में यूज आता है। पर पिछले कुछ सालों में ये जो कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है और उनको काफी ज्यादा ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं हमारे डिफेंस सेगमेंट से। अब कंपनी के डिफेंस सेक्टर में ये जो फोकस और शिफ्ट है ये हमें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकडाउन में साफ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अगर आप एज ऑफ FY22 देखो तो उस ड्यूरेशन में कंपनी केवल डिफेंस सेक्टर से रेवेन्यू 9% जनरेट करती थी और बाकी का 91% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव से ही जनरेट करती थी, जिसमें अगेन इनका एक काफी बड़ा सेगमेंट जो है वो जो एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर उससे भी आता है, जहाँ पर इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ एक्सप्लोजिव उसमें 24% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। और आज की सिचुएशन अगर आप देखो तो इंडिया के डिफेंस सेगमेंट का यही जो रेवेन्यू है ये बढ़ के 19% हो गया है, जहाँ पर रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इनकी जो रिसेंट फैसिलिटी है उसको एक विजिट किया था, जो कि अगेन इस चीज़ को हमें इंडिकेट करता है कि इवन हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस कंपनी को एक इंपॉर्टेंट कंपनी या फिर की प्लेयर की तरह देख रही है, जो कि इंडिया के डिफेंस की जो बूस्ट है उसमें की प्लेयर बनेगी या फिर की रोल प्ले करेगी। इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी के अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखो तो कंपनी केस में लास्ट 1 ईयर में कंपनी के स्टॉक प्राइस 31% की रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 5 ईयर्स में मोर देन 1100% के रिटर्न्स दिए हैं। मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, PE रेशो 90 का है, डिविडेंड यील्ड कंपनी में कुछ खास नहीं है, यानी कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती, और डेट टू इक्विटी रेशो भी कंट्रोल में है। और इसके अलावा अगर आप कंपनी का PE रेशो भी देखोगे ना तो PE रेशो आपको जो इंडस्ट्री PE है उससे काफी ज्यादा एक प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आप बात करोगे तो HCL के कंपैरिजन में ये एक प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। अगर आप एनालिस्ट की रेटिंग देखो तो 8 एनालिस्ट इस कंपनी को कवर करते हैं, जिसमें 62% एनालिस्ट को बाइंग की रेटिंग देते हैं और 37% होल्ड की रेटिंग देते हैं, और सरप्राइजिंगली कोई भी एनालिस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को सेल की रेटिंग नहीं दे रहा। अगर आप फोरकास्ट की बात करो तो एबिटा के केस में यहाँ से सितंबर मंथ जो हमारा ये निकल गया है इसके बाद से कंपनी की एबिटा में काफी अच्छी ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। सेम विद द कंपनीज अर्निंग पर शेयर और नेट इनकम में भी देखोगे तो यहाँ से सितंबर मंथ के बाद से काफी अच्छी और एक काफी स्टीप ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। और बात करोगे स्टॉक प्राइस के केस में तो ये आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है कंपनी के केस में, कि यहाँ से कंपनी केस में हाई, मीन और लो तीनों ही केस में काफी ज्यादा बड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अदर देन दिस अगर आप अदर पैरामीटर्स पर नजर डालो तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 24% की ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, नेट इनकम में ग्रोथ हुई है 47% की, और कैश फ्लोज ग्रो की है 75% से। ROE कंपनी का 11% का रहा है, जो कि एक हेल्दी नंबर है। ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से ग्रो किया है, जहां पर कंपनी के जैसे हम देख ही चुके हैं कि रेवेन्यू में तो हमें ऑलरेडी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, पर इसके आगे से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो वो भी कंपनी के हाईएस्ट एवर है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इस ईयर में हाईएस्ट एवर है। और बात करोगे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो जहाँ पर कंपनी में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो कांस्टेंट ही हमें देखने को मिली है। वहीं पर आप देख सकते हो कि मार्च 2025 के बाद पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी के जो FIIs है उनका जो डेवलपमेंट है या फिर बाइंग है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है, और सेम हमें DIs की होल्डिंग में थोड़ा रिड्यूस देखने को मिल रहा है। और बात करोगे अगर आप पब्लिक की होल्डिंग की तो वो कंपनी केस में लगभग कॉन्स्टेंट ही है। अब क्या कंपनी केस में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर हम बात करते हैं और कंपनी के बिजनेस में थोड़ा और डीप जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कंपनी के बिजनेस के फर्दर डिटेल्स में लेके चलता हूं और उधर आपको पता चलेगा कि क्यों पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी में FI इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले अगर आप कंपनी के ऑर्डर बुक और इसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करोगे तो एज ऑफ FY 2025 कंपनी के जो ऑर्डर इनफ्लोज है वो 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं, जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही ऑर्डर्स हैं।
और ये उनका पूरा ऑर्डर बुक है, यानी डिफेंस सेक्टर का भी प्लस इनका जो इंडस्ट्रीज का ऑर्डर बुक है। और इसमें कंपनी का गाइडेंस है कि FY26 के एंड तक, यानी जो ऑर्डर्स अभी इनके FY25 में अराउंड 8,000 करोड़ के हैं, ये FY26 के एंड तक बढ़ के 10,000 करोड़ के हो जाएंगे। और इसमें जो मार्जिन है उसमें भी अपटेक देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि जो ऑर्डर्स है इसमें काफ़ी बड़ा सेगमेंट पिनाका मिसाइल्स का हमें देखने को मिल रहा है, जिसके आगे सेपरेटली कंपनी को 6,000 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर है इस पूरे सेगमेंट में, जिसको कंपनी को नेक्स्ट 8 to 15 ईयर्स में एग्जीक्यूट करना है। यानी कंपनी के लिए एक मल्टी ईयर की रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, जिससे 86% जो ऑर्डर है कंपनी विद इन 10 ईयर्स एग्जीक्यूट भी कर देगी। इसके अलावा अगर आप देखो तो कंपनी को काफ़ी सारे एम्यूनिशंस जो ये बनाते हैं उनसे रिलेटेड भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जहाँ पर आर्मी के इनको ऑर्डर मिले हैं 450 नागास्ट्रा, एक जो इनका सेगमेंट है उससे रिलेटेड, जिसमें कंपनी को अगेन UAV यानी अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स, जो हमने ड्रोन्स वगैरह के बारे में बात कही थी, उससे रिलेटेड कंपनी डेवलपमेंट कर रही है, जिसका टिकट साइज अगेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। प्लस कंपनी का कहना है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर इनको सेपरेटली 2,000 करोड़ के मिल रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको कंपनी के जो लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है इन्वेस्टर्स की उसमें लेके चलता हूँ, और उधर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखाता हूँ। तो अगर हम स्पेसिफिकली कंपनी के डिफेंस सेगमेंट से फोकस करें, जिससे एक्चुअली में हम लुक टू कर रहे हैं, तो इसमें कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर में इसी सेम ईयर में जो ऑर्डर्स थे, मतलब जो रेवेन्यू था वो 194 करोड़ का था, एज यू कैन सी, जो कि इस ईयर में बढ़ के 418 करोड़ का हो गया है, यानी केवल एक साल में 115% की जंप। और केवल यही नहीं, व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि अगर आप इसी पेज के नीचे जाओ तो यहाँ पर कंपनी ने एक चीज़ बोली है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि वो टारगेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में केवल कंपनी के डिफेंस सेगमेंट से उनका 80 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू है। 80 बिलियन रुपीस मतलब 8,000 करोड़ रुपीस। और अगर आप देखो तो इसी ईयर कंपनी का टोटल रेवेन्यू ही जो था, जो सारे सेगमेंट का मिला के था, वो अकेले 8,000 करोड़ था। यानी आज के टाइम कंपनी की ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट से जितना रेवेन्यू कंपनी का ईयरली बन रहा है, उतना कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में अकेले हम अपने डिफेंस सेक्टर से जनरेट करेंगे। अब इसके बाद फर्दर अगर हम कंपनी के एग्जीक्यूशन और कैपेसिटी की बात करें, तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो कंपनी ने बोला है कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में अपना जो रेवेन्यू है उनको 20s में ग्रो करेगी, और उनका एबिटा मार्जिन भी उनके मिड 20s में रहेंगे। प्लस कंपनी का ये कहना है कि जो रिसेंट में आपको अच्छी ग्रोथ कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल रही है, ये और भी अच्छी हो सकती थी, पर कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी जो एक हैवी मानसून हमें देखने को मिला है, उस वजह से इनका इंडस्ट्रियल वाला जो बिजनेस है उसमें वॉल्यूम में डिग्रोथ देखने को मिली है, जिस वजह से वो थोड़ा स्लो रहा है। कैपेसिटी की अगर आप बात करो तो कंपनी काफ़ी सस्टेनेबल केपेक्स कर रही है, खासकर अपने डिफेंस सेक्टर पे, जहाँ पर कंपनी ने बोला है कि उनको रिसेंटली महाराष्ट्र में उनकी जो 220 एकर्स की लैंड है वो एलोकेट भी हो गई है, जिसमें कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड अपने जो प्रोजेक्ट्स है उनको बनाएगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट पे कंपनी 12,700 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाली है, जिसमें कंपनी डिफरेंट जो आर्टिलरीज होती हैं, जो गन्स के लिए बुलेट्स यूज़ होती हैं, उनके शेल्स बनाएगी, UAVs बनाएगी यानी अनमैन ड्रोन्स बनाएगी, प्लस और भी डिफरेंट इंफ्रास बनाएगी। अदर देन दिस अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट और टेक स्टैक की बात करो तो रॉकेट एंड आर्टिलरी एम्यूनिशन में कंपनी काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कर चुकी है, जहाँ पर इन सारी आर्टिलरी आज के टाइम कंपनी डिफेंस सेक्टर को प्रोवाइड कराती है। अदर देन दिस एम्यूनिशन प्लस ग्रेनेड कंपनी प्रोवाइड कराती है, जहाँ पर कंपनी 1 मिलियन मल्टी मोड्स हैंड ग्रेनेड आज के टाइम डिफेंस सेक्टर को प्रोवाइड करा रही है, जो कि इनिशियली 409 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। फॉलो ऑन कंपनी का कहना है कि आने वाले टाइम में ये जो ऑर्डर्स हैं ये और भी बढ़ेंगे। अदर देन दिस, जैसे मैंने आपको बताया कि UAV से रिलेटेड जो ड्रोन से रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, और कंपनी काफ़ी अच्छा रोड मैप इसमें रहेगा। प्लस Q1 में कंपनी कहना है कि इनका जो डिफेंस सेक्टर का मिक्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इनकी ओवरऑल रेवेन्यू में। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी अगेन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है हमारे इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए, और कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी इंडिया के लिए जो डिफेंस सेक्टर है उनके लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाती है। इसके साथ ही मिसाइल सिस्टम से डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बनाते हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाते हैं। पर अगर मैं स्पेशलिटी बताऊं इस कंपनी की, तो ये कंपनी स्पेशलाइज है रेडार सिस्टम्स में, जहाँ पर इस पूरी इंडस्ट्री में ये मोनोपोली होल्ड करते हैं, जहाँ पर इंडिया की जितनी भी गाइडेड मिसाइल्स रहती हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, प्लस अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रहते हैं डिफेंस वाले, उनके केस में जो रेडार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, उनको ये बताने के लिए कहाँ पर उनको अटैक करना है या फिर किस तरीके से उनसे बचना है, तो उस केसेस में जो मेजॉरिटी रेडार वगैरह है ये यही लगाते हैं। अब इनके केस में केवल ये नए ऑर्डर्स नहीं, बल्कि ऑलरेडी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं इन द डिफेंस सेक्टर और जो वेपन्स हैं उनमें भी रेडार्स वगैरह के सिस्टम्स को अपग्रेड करना होता है। तो इस वजह से इस कंपनी की भी जो ऑर्डर बुक है वो इंडिया के डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज है उसमें से सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर बुक है, जहाँ पर हाईएस्ट हमें HAL के केस में देखने को मिली थी। फर्दर अगर मैं इस कंपनी की सबसे पहले मैं आपको बेसिक फाइनेंशियल्स पे लेके चलूँ, तो यहाँ एज यू कैन सी
कि कंपनी के मार्केट कैप की अगर आप बात करोगे तो वो अगेन 3 लाख करोड़ का है, यानी अगेन काफ़ी बड़ी कंपनी है। जहाँ लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 35% के रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 5 ईयर्स में 1200% के। अदर देन दिस अगर आप कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करोगे तो 1% से भी कम का है। डेट कंपनी में नेग्लिजिबल है बिकॉज ये कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, तो उसका डेट का कोई आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। और सेक्टर पी के कंपैरिजन में कंपनी एक फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। इस कंपनी को 25 एनालिस्ट कवर करते हैं, जिसमें से इसमें 76% एनालिस्ट जो है वो बाय रेटिंग देते हैं, 12% होल्ड की रेटिंग देते हैं और रेदर जो बचे हुए 12% है वो सेल की रेटिंग देते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर के फोरकास्ट की, तो इस कंपनी के केस में भी आप देख सकते हो आपको कुछ ना कुछ एचएएल जैसा ही केस देखने को मिलेगा। जहाँ एबिटा के केस में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर के मंथ के बाद यानी दिसंबर क्वार्टर के बाद एबिटा में आपको काफ़ी बड़ा जंप एंटिसिपेट किया जा रहा है। सेम चीज़ आपको ईपीएस में केस में देखने को मिलेगी, जहाँ पर दिसंबर मंथ के बाद अगेन एक काफ़ी बड़ा नेक्स्ट क्वार्टर होने वाला है। और नेट इनकम में भी आपको दिसंबर क्वार्टर के बाद ही मैसिव जंप देखने को मिलेगी। और इसके केस में ये क्यों है, ये मैं आगे आने वाले टाइम में जो फर्दर डिटेल्स शेयर करेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के स्टॉक प्राइस के एंटिसिपेशन की बात करो तो यहाँ से अपसाइड के केस में आपको हाई और मीन केस में अपसाइड देखने को मिल रहा है और लो केस में भी आपको कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ से फॉल भी होते हुए देखने को मिल सकता है। पर रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो आपको इसमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी, हाई मीन और लो तीनों ही केसेस में। फर्दर डिटेल्स अगर लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ नंबर्स देखो तो 17% की रेवेन्यू ग्रोथ, नेट इनकम में ग्रोथ 34% की, कैश फ्लो नेगेटिवली ग्रो करे हैं, पर आरओए एंड आरओसी कंपनी का पॉजिटिव है। बात करो कंपनी के एनुअलाइज ग्रोथ की तो कंपनी के इसमें एनुअली कंसिस्टेंट बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हाईएस्ट एवर है, विद द एबिटा भी हाईएस्ट एवर। अदर देन दिस नेट प्रॉफिट आपको कंपनी के इसमें 5600 करोड़ के हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी में शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो कंपनी में लगभग कांस्टेंट ही है, बट एज यू कैन क्लियरली सी कि कंपनी के इसमें जो एफआईआईस की होल्डिंग है वो अपने हाईएस्ट एवर पे है, जहाँ पर रिसेंटली मार्च के क्वार्टर में ये रिड्यूस हुई थी बट वापस से एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। और सेम डीआईएस की जो होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट है पिछले कुछ क्वार्टर से, बट इसके अगेंस्ट अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे ना तो वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रही है, बिकॉज पब्लिक की होल्डिंग डायरेक्टली इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता उतना जितना पहले किया है तो उस केस में पब्लिक जो अपनी होल्डिंग है उसको रिड्यूस कर देती है। अब फर्दर अगर हम कंपनी की डिटेल्स में जाएं तो सबसे पहले अगर आप कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और पहले फैक्टर को देखो जो कि है कंपनी का ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी, तो ऑर्डर बुक की बात करें तो करेंटली कंपनी के पास एज ऑफ 1 जुलाई 2025 74,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुक है, जो कि इनके ईयरली रेवेन्यू के 3.1 टाइम्स है। यानी रेवेन्यू विजिबिलिटी तो कंपनी के इसमें अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। कंपनी ने यह भी बोला है कि कंपनी के अक्टूबर 1 2025 में मैनेजमेंट इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ऑर्डर बुक है ये 74,453 करोड़ की रहेगी, जो कि फ्लैट है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। ऑर्डर इनफ्लोस की अगर आप बात करो तो FY25 में अकेले 18,000 करोड़ के ऑर्डर आए हैं, जिसमें से अगर आप प्रोविजनल टर्नओवर की बात करो तो 23,000 करोड़ का है। अदर देन दिस न्यू ऑर्डर्स जो FY26 में एंटिसिपेट किए जा रहे हैं और जो ईयर टिल डेट आए हैं पहले तो वो रहे हैं 593 करोड़ के, और ये बोला जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में अराउंड 600 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो फर्दर और भी आ सकते हैं। पाइपलाइन की अगर आप बात करोगे तो मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में जो FY26 है उसमें जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी ऑर्डर इन्फ्लोस की, उस गाइडेंस को ही मैनेजमेंट ने कर दिया है और उस गाइडेंस से ज़्यादा कंपनी के जो ऑर्डर्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं 30,000 करोड़ की, जो कि काफ़ी रेयर केस होता है। फर्दर कंपनी के केस में काफ़ी बड़े जो ऑर्डर्स हैं अभी पाइपलाइन में ऑलरेडी हैं। अदर देन दिस अगर आप कंपनी के एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग में मिक्स टेलमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है और केपेक्स पे भी बढ़ा रही है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी के इसमें अगेन दिसंबर के बाद से काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेट इनकम और रेवेन्यू में ग्रोथ, तो वो इसीलिए कि कंपनी के मैनेजमेंट का खुद कहना है कि उनका जो एग्जीक्यूशन है उसमें H2 के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो प्रोडक्ट्स है वो इनलाइन आते हुए देखने को मिलेंगे और वो प्रोडक्ट्स वो डिलीवर करेंगे जो कि प्रोडक्शन फेज में है, जिसमें कि एयर डिफेंस, नेवल सेंसर और काफ़ी सारे कम्युनिकेशन लाइंस आ जाते हैं। तो इस वजह से कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें हमें वो ग्रोथ देखने को मिल रही थी। प्रोडक्ट मिक्स एंड R&D की अगर आप बात करोगे तो ये कंपनी एयर डिफेंस और R&D पे काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बताया था रेडार्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज ये रखते हैं, जहाँ पर ओवरऑल इंडिया के जितने भी रेडार सिस्टम्स वगैरह हैं जो कि आकाश सिस्टम्स वगैरह में यूज़ होते हैं, प्लस अदर प्रोजेक्ट कोशा में यूज़ हो रहे हैं, वो इन्हीं के रेडार्स यूज़ हो रहे हैं। और इनके केस में जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफेंस कंपनीज में ये हमें देखना पड़ता है कि कहीं उनके जो बिजनेस है या फिर जो प्रोडक्ट्स वगैरह वो सप्लाई कर रहे हैं या फिर जिस स्पेशलिटी वो वर्क कर रहे हैं वो आउटडेटेड तो नहीं हो जाती। तो इसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको भी अपग्रेड करने का काम इनको मिल रहा है। अदर देन दिस कंपनी फाइटर्स एवियंस बना रही है, जहाँ पर अगेन कंपनी के पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर इससे रिलेटेड है।
और लास्ट में अगर आप कंपनी को पॉलिसीज और एक्सपोर्ट्स की बात करो तो पॉलिसी और पोजीशनिंग में तो कंपनी के पास ऑलरेडी रेडार सिस्टम में अच्छा खासा मोट है। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करो तो कंपनी के FY26 में जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो $160 मिलियन की रही है, जो कि 1 अप्रैल 2025 में $348 मिलियन तक बढ़ गए, जो कि काफ़ी बड़ा जंप इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। अदर देन दिस जो सारी जो केपेक्स वगैरह है वो कंपनी ऑलरेडी कर रही है और एक्सपोर्ट से इनका जो रेवेन्यू है वो फर्दर बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी आती है पारस डिफेंस, और ये कंपनी डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बनाती है, जहाँ पर उन प्रोजेक्ट को डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और इवन टेस्ट भी करते हैं। पर इनके केस में ये जो नीश सेगमेंट में काम करते हैं वो है सेंसर्स, जहाँ पर जितने भी हमारे ड्रोन्स वगैरह आज के टाइम मैन्युफैक्चर करने में फोकस कर रहे हैं, उनमें जितने भी तरह के सेंसर्स वगैरह रखते हैं उनको बनाने के बिजनेस में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। फर्दर अगर मैं आपको कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स पे लेके चलूँ, फाइनेंशियल्स पे अगर आप कंपनी को देखोगे तो पारस डिफेंस का अगर आप साइज देखोगे तो अभी तक जिन कंपनीज के बारे में डिस्कस किया उससे कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है विद 5,500 करोड़ मार्केट कैप, जिसमें लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने केवल 24% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 5 ईयर्स में इसके 172% के रिटर्न रहे हैं। अदर देन दिस अगर आप पी रेशियो देखोगे तो वो 87 का है, जो कि एक हायर साइड पर हमें देखने को मिल रहा है, और इवन पर सेक्टर पी की कंपेरिजन में इनकी जो वैल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा चीप है। और प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने के बावजूद कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो डेट जैसा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा। अब अदर देन दिस अगर आप कंपनी की फर्दर डिटेल्स चेक करो तो यहाँ पर कंपनी के केस में एक ही एनालिस्ट कंपनी को कवर कर रहा है जो कि इसको बाइंग की रेटिंग दे रहा है। एबिटा की फोरकास्ट की बात करो तो मीन केस में यहाँ पर हायर एक्सपेक्ट किया जा रहा है एबिटा, EPS भी हायर एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस पॉइंट से, और नेट इनकम भी यहाँ से हाईएस्ट एक्सपेक्ट की जा रही है। अदर देन दिस अगर आप प्राइस के फोरकास्ट की बात करोगे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ से कंपनी के केस में एक 300 रुपीज़ तक का मेजरली स्टॉक प्राइस में एक अपसाइड हो सकता है। बट इसके केस में अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि एक ही एनालिस्ट को कवर कर रहा है तो आपको इन नंबर्स को थोड़ा ज़्यादा पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना है। अदर देन दिस अगर आप कंपनी में ग्रोथ नंबर एस्टिमेट करो तो लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी कंपनी में रही है, जहाँ पर रेवेन्यू 42% से, नेट इनकम 105% से और कैश फ्लोज पॉजिटिव 198% के रहे हैं, और ROE एंड ROC 42 और 39% का रहा है रिस्पेक्टिवली, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और अदर देन दिस अगर आप कंपनी के एनुअलाइज बेसिस पर परफॉर्मेंस भी देखोगे तो वो भी आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिलेगी, जहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के 27% के हैं, जो कि अराउंड के हाईएस्ट एवर के हैं, प्लस नेट प्रॉफिट भी कंपनी अपना हाईएस्ट एवर है। अदर देन दिस अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो उसमें भले ही इनके प्रोमोटर्स के होल्डिंग कांस्टेंट रही है, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर पहले रिड्यूस हुई थी, बट इससे पहले अगर आप FIs की होल्डिंग देखो तो उसमें भी थोड़ा फॉल हमें देखने को मिला है, और DIs की होल्डिंग में भी फॉल देखने को मिला है, पर पब्लिक की होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़ी है। अब वाई आई एम इंटरेस्टेड अबाउट दिस स्टॉक, उससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो ये वन ऑफ दोज कंपनी है जिनके केस में लास्ट 6 to 8 मंथ्स में ना ऑर्डर इनफ्लो में जो मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सबसे पहले BEL की तरफ से 45 करोड़ का एक ऑर्डर आया, जो कि कंपनी 29 मंथ्स में एग्जीक्यूट कर देगी। अदर देन इसी को एक 61 करोड़ का रिसेंटली एक ऑर्डर देखने को मिला, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम अगेन कंपनी के मैनेजमेंट ने 12 मंथ्स का बताया है। और रिसेंटली अक्टूबर के ही मंथ में कंपनी को एक एंट्री डोन सब्सिडी का ऑर्डर मिला था, जो कि अब यहाँ पर 46.19 करोड़ का देख पा रहे हो, जिसका अगेन एग्जीक्यूशन टाइम कंपनी ने बोल रहा है कि मार्च 2026 तक कंपनी को जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करके दे देगी। और इसके अलावा जो भी आप सारे ऑर्डर्स की लिस्ट देख रहे हो, जैसे कि एबिट सिस्टम्स हो गया, जो इजराइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ऑर्डर, इनका भी जो डिलीवरेबल टाइम है वो कंपनी अभी रिसेंटली फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में डिलीवर करने वाली है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू रियलाइजेशन में आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी फोरकास्ट की, उसमें भी देखने को मिल रहा था कि वहाँ से रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिल रही थी। अदर देन दिस अगर आप एक्सपोर्ट नंबर्स भी देखोगे तो कंपनी जिस तरीके से रिसेंटली फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्वायर किया है, इससे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें अगेन एक ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एंड ऑल्सो आई थिंक कि जिस तरीके की नीश में ये कंपनी वर्क करती है, आने वाले टाइम में भी कंपनी के जो ऑर्डर्स है वो और भी ज़्यादा मैसिव हमें देखने को मिलेगी, और ये कंपनी की कंपनी की तरह वर्क करेगी इन द इंडियाज डिफेंस सेक्टर। So these are all the companies that I had to discuss with you in the India's defense sector. अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कोई कंपनी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले कर रही है इस पूरी स्पेस में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगेन इसी तरीके के डिटेल ब्रेकडाउन में, जहाँ पर अगेन किसी एक नई इंडस्ट्री को हम डिटेल में आपके लिए ब्रेकडाउन करेंगे। बट टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.